हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया अच्छे से चल रही होगी। चलिए, जैसा कि आपको पता है, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे एलटी ग्रेड 2018 वाला पेपर। तो कल हम लोगों ने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी के आगे आज हम लोग बढ़ने वाले हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं 61 से जो 120 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए भाई, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, ठीक है, जुड़ जाइए और सेशन को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं बिना देरी के अपने सेशन को। कल हम लोगों ने 60 तक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसी के आगे आज हम लोग बढ़ने वाले हैं और देखेंगे 61 से क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज में, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये 2018 वाला जो आपका पेपर हुआ था एलटी ग्रेड का, वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना देरी के। चलिए, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है हमारा, प्लांट्स विथ लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर फाउंड इन। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे। मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है कि नहीं, एक बार बता दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, प्लांट्स विथ लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड इन। ऐसे प्लांट, ऐसे एक लिंगी पुष्प युक्त पौधे किन में देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सी ऐसी फैमिली है जिसमें प्लांट्स क्या होते हैं, लेटेक्स, और उनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि या तो उसमें मेल वाला पार्ट होगा या तो फीमेल वाला पार्ट होगा, है ना। जैसे कि आपको पता है, मेल वाले पार्ट में क्या आपको जनरली देखने को मिलता है, तो मेल वाले पार्ट में आप स्टेमन देखने को मिलता है, स्टेमन, है ना। और जो फीमेल वाला पार्ट होता है उसमें आपको जनरली कह सकते हैं ओवरी देखने को मिलेगी। तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब कि अगर एक लिंगी पौधा है, तो या तो उसमें मेल वाला पार्ट होगा या तो फीमेल वाला पार्ट होगा। जैसे कि आप कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हो, जैसे कुकुरबिटेसी में एक जो आप कद्दू खाते हो, उसमें जो पौधे, उसमें जो फूल होता है वो या तो कोई फीमेल फ्लावर होगा या तो कोई मेल फ्लावर होगा, ठीक है। उन दोनों पौधों में एक साथ एक फ्लावर में दोनों लिंग नहीं पाए जाते हैं। तो उसी के बारे में पूछा है आपसे कि बताएंगे यहाँ पर एक लिंगी पुष्प युक्त पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं, या तो उनमें मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। तो चलिए बताएंगे फटाफट से क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका ब्रेसिकेसी फैमिली में, बी ऑप्शन है मालवेसी फैमिली, सी ऑप्शन है यूफ्रोबिएसी फैमिली, या फिर पपरवेसी फैमिली। चलिए बताएंगे भाई फटाफट से क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। इनमें से कौन सी एक फैमिली है जिसमें एक लिंगी पुष्पयुक्त पौधे पाए जाते हैं। चलिए, और सेशन को सभी लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने यार दोस्त मित्रों के पास। सभी लोग फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला आपकी चल रही है। तो आइए बताएंगे यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर जो एक लिंगी पौधे पाए जाते हैं वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसका एग्जाम्पल है यूफ्रोबिएसी फैमिली, ठीक है, यूफ्रोबिएसी फैमिली। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यूफ्रोबिएसी फैमिली आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन। इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम नहीं करता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन। फर्स्ट ऑप्शन है माइकोराइजा, बी ऑप्शन है फ्रैंकिया, सी ऑप्शन है राइजोबिया, या इसी को राइजोबियम भी कहते हैं, या फिर साइनोबैक्टीरिया। चलिए भाई फटाफट से आंसर करेंगे, क्या होगा इसके लिए सही उत्तर। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प नहीं करता है, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो देखिए, जैसा कि आप पढ़ते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए के मेंबर जो होते हैं वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। माइकोराइजा आप पढ़ते हो, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। राइजोबियम भी आपको देखने को मिलता है। राइजोबियम जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया भी होता है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका फ्रैंकिया।
ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइकोराइजा नहीं होगा, फ्रैंकिया हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फ्रैंकिया ये क्या है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन को दर्शाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है भाई, तो ये सिम्बायोसिस दिखाता है, ना कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर फ्रैंकिया हो जाएगा। क्लियर है, ये बैक्टीरिया और एक्टिनोराइजल के बीच में सिम्बायोसिस एसोसिएशन को दर्शाता है, ना कि नाइट्रोजन फिक्सेशन को। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, Which of the following bacteria is commonly used for production of transgenic plants? ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जिनका उपयोग किया जाता है ट्रांसजेनिक पौधों के प्रोडक्शन में? चलिए भाई बताएंगे, इनमें से कौन सा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका यूज किया जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट्स के प्रोडक्शन में। पहला दिया है इश्चेरिचिया कोलाई, ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया है इश्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, बी ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस ऑरिकस, सी ऑप्शन है बैसिलस टर्निजिनेसिस, या फिर फोर्थ ऑप्शन दिया है ऑप्शन डी आपका एजोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। अब इसमें आप बताइए कि कौन सा एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अच्छा, ट्रांसजेनिक प्लांट्स की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या है, जिनमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके उनके डीएनए वाले पार्ट को या उनके जीन को चेंज करके नए जीन उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहा जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर बताएंगे कि क्या होगा आपका राइट आंसर। इनमें से कौन सा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको जनरली ट्रांसजेनिक प्लांट्स के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। चलिए भाई बताएंगे फटाफट से क्या होगा आपका राइट आंसर। तो आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन आपका इश्चेरिचिया कोलाई है, क्या ये होगा? बी ऑप्शन दिया है स्टेफाइलोकोकस ऑरिकस, सी ऑप्शन है बैसिलस टर्निजिनेसिस, एंड लास्ट ऑप्शन एजोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। बताएंगे यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। तो चलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एजोबैक्टीरियम का यूज किया जाता है ट्रांसजेनिक पौधों को बनाने के लिए। और ये ट्रांसजेनिक पौधों में बेसिकली ये बैक्टीरिया क्या करता है, पर्टिकुलर एक पार्ट से, जैसे स्टेम में या फिर रूट की बात करें, वहां से एक पार्ट से विशेष कर जहां पर डीएनए को क्या करना है, डीएनए को एक तरह से प्रभावित करना है, उस क्षेत्र पर जाकर ये अच्छी तरह से काम करता है और डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन, केंद्रक अनुपस्थित होता है, किसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है? एल्गी में, फंजाई में, बैक्टीरिया में, या फिर लाइकेंस में। चलिए भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, बताएंगे इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। आई थिंक ये तो सबको पता होगा। चलिए आंसर करिए फटाफट से, क्या होगा राइट आंसर। द न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन, केंद्रक अनुपस्थित होता है एल्गी में, फंजाई में, बैक्टीरिया में, या फिर लाइकेंस में। किसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है? तो सीधे सीधे आपको पता है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स में अब आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है आपको, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है और ना ही यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो सेल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, वो भी एब्सेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल आपको कहाँ देखने को मिलता है? ज़्यादातर आप कह सकते हो सारी की सारी प्रोकैरियोट्स को कहाँ पर कहाँ रखा गया है? तो ये रखा गया है
मोनेरा के अंतर्गत, है ना। सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को कहाँ पर रखा गया है, मोनेरा के अंतर्गत। और मोनेरा में क्या पाई जाती हैं, तो यहाँ पर बैक्टीरियल सेल देखने को मिलती हैं। जीवाणु कोशिका में आपको न्यूक्लियस एब्सेंट मिलेगा। अच्छा, न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसा कि आपको पता है न्यूक्लियस में मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है आपका जेनेटिक मटेरियल। तो अगर न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस की जगह पर यहाँ पर क्या होता है, चलिए आंसर करिए, बताइए। यहाँ पर बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस की जगह पर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें बैक्टीरियल सेल का सारा एक तरह से सारा का सारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो उस पे देखने को मिलता है, उसका नाम बताइए। चलिए आंसर करिए, क्या पाया जाता है न्यूक्लियस की जगह पर, बताइए क्या पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में, चलिए बताएंगे। तो देखिए, न्यूक्लियस की जगह पर जनरली आप पढ़ते हो मोनेरा में या बैक्टीरियल सेल में, इसको न्यूक्लियाइड के नाम से जाना जाता है, या तो इसको न्यूक्लियाइड कहेंगे या फिर एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल होता है जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है ना। चलिए क्या कहेंगे, प्लाज्मिड कहा जाता है। तो ये आपको देखने को मिलता है। चलिए बहुत अच्छे, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, तो बैक्टीरियल सेल में आपको न्यूक्लियस एब्सेंट मिलेगा, उसकी जगह पर क्या होता है, तो या तो प्लाज्मिड होगा या तो न्यूक्लियाइड होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, द एल्गा यील्डिंग अगार अगार इज, अगार अगार किससे उत्पन्न होता है, इनमें से कौन सा एक ऐसा सवाल है जिससे अगार अगार उत्पन्न किया जाता है, बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। अगार अगार किससे निकाला जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है, चलिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। अगार अगार किससे उत्पन्न किया जाता है, कौन सी ऐसी एल्गी है जिससे अगार अगार निकाला जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका दिया है रोडीमिनिया, बी ऑप्शन दिया है लिपिडियम, सी ऑप्शन है बट्रैकोस्पर्मम, या फिर लास्ट ऑप्शन दिया है हार्वेला। चलिए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो आपको जैसे सबको पता है ये कौन सी एल्गी है जिससे अगार अगार निकाला जाता है, तो ये है जेलेडियम। और जेलेडियम किसका मेंबर है जेलेडियम, वॉइस कट रही है, वॉइस कट रही है, जेलेडियम किसका मेंबर है अगर आपसे पूछा जाए, अभी आ रही है वॉइस, वॉइस क्लियर है। चलिए अच्छा ठीक है, चलिए बताइए जेलेडियम किसका मेंबर है, तो ये रोडोफाइसी का मेंबर है, ये रोडोफाइसी है ना। इनको जनरली क्या कहा जाता है, तो इन्हीं को रेड एल्गा कहा जाता है, रेड एल्गी, है ना। चलिए क्लियर है, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ऑब्लिक सेप्टम एंड स्वैलन प्लासेंटा आर फाउंड इन द फैमिली, निम्नलिखित में से किस कुल में वक्र सेप्टम तथा फूला हुआ प्लासेंटा पाया जाता है, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बताइए। ऑब्लिक सेप्टम और स्वैलन प्लासेंटा ये किस फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बताएंगे फटाफट से। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एस्ट्रेसी फैमिली, बी ऑप्शन है सोलोनेसी फैमिली, सी ऑप्शन है ब्रेसिकेसी फैमिली, या फिर लास्ट ऑप्शन दिया है आपका लेमिएसी फैमिली। चलिए भाई बताएंगे क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। द ऑब्लिक सेप्टम एंड स्वैलन प्लासेंटा आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, कहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है, तो ये क्लियर है आपको, ये सोलोनेसी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग,
निम्नलिखित में से किस से अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है? इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये एक तरह की डिसीज है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है फाइटोप्थोरा इन्फेंटिस, बी ऑप्शन है अल्टरनेरिया सोलोनाई, ठीक है, सी ऑप्शन है अल्टरनेरिया अल्टरनेटा, या फिर डी ऑप्शन इसमें सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। चलिए भाई बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। कौन सा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए? क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके द्वारा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो नामक रोग आपको देखने को मिलता है? ठीक है, चलिए बताएंगे। तो आपको पता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये एक तरह की डिसीज होती है, फंगल डिसीज है, और किसकी वजह से होता है? तो ये होता है अल्टरनेरिया सोलनाई की वजह से। ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये आपको और कहाँ भी देखने को मिलता है? तो ये टोमेटो में भी अर्ली ब्लाइट ऑफ, जैसे पोटैटो होता है वैसे ही अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो भी यही कॉज करता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन मफलर स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल, हरित गुलबंद योजना को किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किया गया था? चलिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। ग्रीन मफलर स्कीम ये एक तरह की स्कीम है और इसको लॉन्च किया गया था प्रदूषण को रोकने के लिए। वो कौन से टाइप का प्रदूषण है जिसके रोकथाम के लिए इस स्कीम का उपयोग किया गया था, या इस स्कीम को एक तरह से इंट्रोड्यूस किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका एयर पोल्यूशन, बी ऑप्शन वाटर पोल्यूशन, सी ऑप्शन है साउंड पोल्यूशन, या फिर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर दो चीजें आती हैं। एक तो आता है एयर पोल्यूशन के लिए और दूसरा आता है आपका साउंड पोल्यूशन के लिए। ये एक टाइप के, इसमें क्या करते हैं, ऐसे पौधों और झाड़ियों को लगाते हैं, ठीक है, शहर में ऐसी जगहों पर ऐसे पौधों या झाड़ियों को लगाते हैं जो कि साउंड को एब्जॉर्व करती हैं, आल्सो एयर को भी प्यूरिफाई करने का काम करती हैं, मतलब एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करती हैं, उसके साथ साथ ये जो साउंड पोल्यूशन है उसको भी कम करने का काम करती हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका दोनों ऑप्शन दिया है, एयर पोल्यूशन भी दिया है, साउंड पोल्यूशन भी दिया है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन के साथ हम जाएंगे वो होगा आपका साउंड पोल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर उपयोग में लाई जाते हैं ऐसे पौधे जो कि साउंड का एक तरह से एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, ऐसे पौधे तथा ऐसी झाड़ियों को लगाया जाता है इसमें। ठीक, ग्रीन मफलर स्कीम, तो ऑप्शन सी यहाँ पर लगाएंगे। ये साउंड पोल्यूशन के लिए लगाया जाता है। ठीक है, साउंड में ही होगा। चलिए बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is a correct food cycle? इनमें से कौन सा एक सही खाद्य चक्र है? चलिए इनमें से कौन सा एक करेक्ट फूड साइकिल है, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ग्रासहोपर, स्नेक, वल्चर एंड फ्रॉग। इधर देखिए टिड्डा, सांप, गिद्ध और मेढक, ये आपको लोअर टू हायर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नेक एंड वल्चर। सी ऑप्शन दिया है फ्रॉग, ग्रासहोपर, स्नेक एंड वल्चर, एंड डी ऑप्शन है फ्रॉग, स्नेक, ग्रासहोपर एंड वल्चर। कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? फूड साइकिल आप पढ़ते हो ना, फूड साइकिल में आप देखते हो कि लोअर टू हायर या हायर टू लोअर अगर बात करें तो लोअर टू हायर ऐसे जीव
जिनका एक के बाद एक कह सकते हैं कि भोजन अदर जीव करते हैं या अदर पेड़ पौधे करते हैं, या पेड़ पौधों का अदर उपयोग किया जाता है जीवों के माध्यम से। तो उसी में आपको बताना है यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई बताएंगे फटाफट से क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। आई थिंक ये तो सबको पता होगा, है ना। तो आइए देखते हैं। पहले में दिया है ग्रासोपर स्नेक। टिड्डा जो होता है क्या उसको सांप खाता है डायरेक्टली? बताइए, टिड्डे को क्या डायरेक्टली सांप खाता है? तो यहाँ कहेंगे बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आप कह सकते हो ग्रासोपर, ग्रासोपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग। और फ्रॉग को सबसे फेवरेट फूड होता है ना सांप का, स्नेक का। चूहा और मेढक की तो इसके फेवरेट फूड होते हैं, तो ये भी हो जाएगा। और स्नेक को कौन खाता है? तो इसको खाता है बाज, वल्चर, है ना। तो ये आपका करेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। फ्रॉग, ग्रासोपर, फ्रॉग को कहाँ से ग्रासोपर खाएगा, है ना। फ्रॉग को कहाँ से ग्रासोपर खाएगा? एंड आगे भी यहाँ भी नहीं होगा। फ्रॉग, स्नेक, ग्रासोपर, ये गलत है। तो यहाँ पर आपका जो सही सीक्वेंस बन रहा है वो है ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ग्रासोपर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे, एक अगर और ऐड करना चाहें तो ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास को खा रहा है ग्रासोपर, है ना। ग्रास को, जो ग्रास है उसको कौन खा रहा है? तो उसको टिड्डा खा रहा है। और इस ग्रासोपर को कौन खा रहा है? तो इसको फ्रॉग खा रहा है ना। फ्रॉग छोटे छोटे जीवों को पकड़ के खाता है, कीड़े हो गए, टिड्डे हो गए, इनको ये खाएगा। और फ्रॉग का भोजन कौन करेगा? तो इसका भोजन करेगा फिर सांप, है ना, स्नेक। और स्नेक को कौन खाएगा? तो या तो इसमें वल्चर आएगा या फिर पीकॉक भी आता है कहीं कहीं, वो भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें ये अभी आपका ऑप्शन दिया है वल्चर, जिसको आप गिद्ध कहते हो। तो ये आपका सही सीक्वेंस हो जाएगा। अब अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा प्रोड्यूसर है और कौन सा कंज्यूमर है, तो अगर देखिए यहाँ पर अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर सेकेंडरी प्रोड्यूसर की बात करें या फिर प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो क्या होगा? ग्रास तो मुख्य रूप से आपका क्या है? प्रोड्यूसर हो जाएगा, है ना। ग्रास मुख्य रूप से प्रोड्यूसर का है, ये आपका हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। क्लियर है? ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, ये आपका टर्सरी कंज्यूमर हो जाएगा। और ये सबसे ज्यादा कह सकते हैं ये आपका सबसे अपर वाला कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक, ठीक है भाई। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर आप पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही जो करेक्ट है, जो सही सीक्वेंस है वो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रिपलेट कोडॉन इन mRNA विच इज यूजुअली स्टार्टिंग पॉइंट इन प्रोटीन। चलिए बताएंगे। वाहक आरएनए में ट्रिकोडॉन जो सामान्यतः प्रोटीन संश्लेषण में आरंभ बिंदु होता है वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन AUG, बी ऑप्शन है UGA, सी ऑप्शन UUA एंड डी ऑप्शन दिया है UGC। चलिए, कोडॉन आप पढ़ते हो ना, जो तीन तीन का एक तरह से तीन तीन का पेयरिंग होता है ना। तो इसमें से कौन सा वो कोडॉन है जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयोगी होता है, प्रोटीन प्रोडक्शन में उसका उपयोग होता है। तो चाहे वो आप डीएनए में बात करते हो या फिर आरएनए में बात करते हो, अगर प्रोटीन संश्लेषण की बात करें या पहला जो फर्स्ट कोडॉन होता है, ट्रिपलेट फर्स्ट कोडॉन होता है, वो होता है AUG, एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आरएनए की। तो आरएनए में आपको पता है आरएनए में यूरेसिल बेस पाया जाता है। चलिए, अच्छा डीएनए में क्या पाया जाता है यूरेसिल बेस की जगह पर, ये बता दीजिए। डीएनए में यूरेसिल बेस की जगह पर क्या पाया जाता है? बाकी तीन तो कॉमन होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये कॉमन होते हैं। ठीक, आरएनए में आपका यूरेसिल पाया जाता है। इसकी जगह पर बताइए डीएनए में क्या पाया जाता है?
डीएनए में यूरेसिल की जगह पर कौन सा बेस पाया जाता है? चलिए आंसर करिए। थाइमीन। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रो क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेटेड विथ क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड। जीवाणु में गुणसूत्रीय आनुवंशिक तत्व से जुड़ा रहने वाला गुणसूत्र बाह्य आनुवंशिक तत्व क्या कहलाता है? ये अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया। बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्या कहा जाता है? तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका प्लाज्मिड दिया है, बी ऑप्शन इपीसोम, सी ऑप्शन दिया है पाइलस, या डी ऑप्शन इसको न्यूक्लियोइड कहा जाएगा। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेटेड विथ क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जहां पर आएगा वहां पर बिना सोचे समझे सीधे आपको प्लाज्मिड लगा देना है, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Members of Ascomycetes class are commonly called as। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन पफ बॉल्स कहा जाता है, बी ऑप्शन सैक फंजाई, सी ऑप्शन वाटर मॉल्स, या फिर डी ऑप्शन रस्ट फंजाई। चलिए बताएंगे एस्कोमाइसिटीज मेंबर को और किस नाम से जाना जाता है? आप पढ़ते हो ना बैक्टीरिया में क्लासेस पढ़ते हैं, उसी में एक क्लास है एस्कोमाइसिटीज। मैम 72 क्वेश्चन नहीं हुआ? अच्छा यही तो बताए हैं अभी, यही तो बात किए हैं ना। अच्छा 72 क्वेश्चन स्किप हो गया है, कोई नहीं इस पे मत जाइए, स्किप नहीं हो गया है, वो बस थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। चलिए आइए, ठीक। मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज क्लास आर कॉमनली नोन एज। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के मेंबर्स को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, 71 वो हो गया होगा टाइपिंग मिस्टेक। चलिए बताइए। एस्कोमाइसिटीज जो कि आपको पता है फंजाई में एक क्लास होता है, और इस क्लास के मेंबर्स को जनरली किस नाम से जाना जाता है ये आपसे पूछा है, तो किस नाम से जाना जाता है इनको ये बताइए। एस्कोमाइसिटीज मेंबर्स को इनको जनरली थैली कवक या सैक फंजाई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको सैक फंजाई कहा जाता है, और इनमें ध्यान रखेंगे इनमें जो लैंगिक जनन है वो एस्कोकार्प के रूप में होता है, इसीलिए इनको जनरली एस्कोमाइसिटीज कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर बात कर लें तो मार्सेला इसका एग्जाम्पल है, ठीक, मार्सेला इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यूरिफॉर्म कोनोडिया आर फाउंड इन। म्यूरिफॉर्म कोनोडिया कहाँ देखने को मिलते हैं? अल्टरनेरिया में, राइजोपस में, एगेरिकस में, या फिर एस्परजिलस में? चलिए बताएंगे कहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। 74 बताइए क्या होगा राइट आंसर। म्यूरिफॉर्म कोनिडिया कहाँ पर देखने को मिलते हैं? एग्जाम्पल में आपसे पूछता है तो अल्टरनेरिया में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे करेक्टरिस्टिक्स से पूछा है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब्यूल एंड निड्यूल आर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर फाउंड इन। ये तो मुझे लग रहा है सबने पढ़ा होगा, है ना। ग्लोब्यूल एंड निक्यूल ये कहाँ पर देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन नॉस्टॉक में, बी ऑप्शन स्पाइरोगैरा, सी ऑप्शन कारा, या फिर एक्टोकार्पस। किसमें ग्लोब्यूल एंड निक्यूल ये मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलते हैं? नॉस्टॉक में, स्पाइरोगैरा में, कारा में, या फिर
कारा में या फिर एक्टोकार्पस में। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो ग्लोब्यूल एंड नेक्यूल ये मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं कारा में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कारा को कहा जाता है, ये इसमें ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो ज्यादातर मेल खाते हैं, किससे? ब्रायोफाइट से, है ना। तो सबसे कह सकते हैं ब्रायोफाइटा में। इसके बाद ही क्या होता है, इसके बाद जो आप एवोल्यूशन पढ़ते हो तो ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर्स काफी हद तक इससे मिलते हैं कारा से। ठीक, कारा में ग्लोब्यूल एंड नक्यूल पाया जाता है मेल एंड फीमेल फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में। क्लियर? और इसके बाद ही कह सकते हैं ब्रायोफाइटा आता है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी ऑफ। नील हरित शैवाल किस पौधों में नहीं पाया जाता है? साइकस में, ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी ऑफ, बीजीए किस में नहीं पाया जाता है? साइकस में, पाइनस में, इजोला में या फिर एंथोसिरोस में? किस में नहीं पाया जाता है? चलिए बताएंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें से नील हरित शैवाल जिनको बीजीए कहा जाता है या इन्हीं को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, ये कहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलते हैं? बताइए कहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं? साइकस में, पाइनस में, एजोला में या फिर एंथोसिरोस में? तो ये आपको पाइनस में नहीं देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाइनस में। ठीक, पाइनस में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर स्टोरेज रीजन। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? आइए, पहला दिया है रिक्सिया में, बी ऑप्शन दिया है मार्केंसिया, तीसरा दिया है एंथोसिरोस। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। इनमें से सही उत्तर आपको चुनना है। पहला दिया है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, बी ऑप्शन दिया है सेकंड एंड थर्ड ओनली, सी ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड ओनली या फिर डी ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। चलिए, थैलस जो कि अलग अलग होता है, अपर क्या होता है? फोटोसिंथेटिक के रूप में काम करता है। फोटोसिंथेटिक मतलब कि फूड प्रोडक्शन में यूज होता है। एंड जो लोअर थैलस होता है वो यूज होता है स्टोरेज के लिए। तो ये किस में, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस में देखने को मिलते हैं? रिक्सिया में, मार्केंसिया में या फिर एंथोसिरोस में? बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो ये थैलस वाली कंडीशन आप कहाँ पर पढ़ते हो? अगर थैलस नाम का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये आप पढ़ते हो, ये किसका करेक्टर है? तो ये आप पढ़ते हो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत, है ना। ब्रायोफाइटा में आपको देखने को मिलता है। अब ब्रायोफाइटा में भी आप देखते हो कि दो टाइप के थैलस पढ़ते हैं। एक तो होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं मतलब कि इनका यूज होता है प्रकाश संश्लेषण में, है ना। किस में यूज होता है? प्रकाश संश्लेषण में। और इसका ऐसे थैलस जिनका उपयोग फोटोसिंथेसिस में होता है, फूड प्रोडक्शन में यूज होते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी होते हैं जो फूड स्टोरेज का काम करते हैं। भाई फूड बन रहा है तो उसका स्टोरेज भी तो करना होगा, है ना, उसका स्टोरेज भी तो करना होगा। तो ये दोनों चीजें पाई जाती हैं ब्रायोफाइटा में। आप इसमें बताएंगे तो ब्रायोफाइटा में आपका रिक्सिया भी आता है और मार्केंसिया भी आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड ओनली यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? रिक्सिया तथा मार्केंसिया, ऑप्शन यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई गैमी टेक्स प्लेस इन। गैमी द्वारा वर्धी प्रजनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है रिक्सिया, बी ऑप्शन मार्केंसिया, सी ऑप्शन एंथोसिरोस या फिर फ्यूनेरिया। चलिए भाई बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई गैमी।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय गैमी कहाँ पर देखने को मिलता है? रिक्सिया में, मार्केंसिया में, एंथोसिरोस में या फिर फ्यूनेरिया में? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो गैमी या गैमा इन्हीं को कहा जाता है। इनमें ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो ये देखने को मिलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको मार्केंसिया में देखने को मिलेगा। किसके द्वारा? गिम्यूल्स कह सकते हैं, गैमी कह सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द राइजोफोर ऑफ सिलेसिनेला हैज, सिलेसिनेला के राइजोफोर में क्या होता है? मोनार्च स्टील होता है, डायार्च स्टील होता है, ट्रायार्च स्टील होता है या फिर टेट्रार्च स्टील होता है? चलिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। मोनार्च कंडीशन होती है, डायार्च कंडीशन होती है, ट्राईआर्च कंडीशन होती है या फिर टेट्रार्च कंडीशन होती है? सिलेजिनेला में पूछा है, सिलेजिनेला के राइजोपस में कैसा कंडीशन देखने को मिलता है? तो आप स्टील पढ़ते हो, स्टील में मोनार्च मतलब सिंगल होगा, डायार्च मतलब डबल होगा, ट्राईआर्च मतलब ट्रिपल होगा या फिर टेट्रार्च। और ये एग्जाम्पल आपसे पूछा है सिलेजिनेला में, तो सिलेजिनेला में जनरली मोनार्च कंडीशन आपको देखने को मिलती है। क्लियर? मोनार्च होगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोनार्च स्टील आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लाइकोपोडियम इज कॉमनली कॉल्ड एज, लाइकोपोडियम को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बताएंगे। लाइकोपोडियम को कॉमन जो कहा जाता है, कॉमन नाम क्या है इसका? हॉर्स टेल कहते हैं, क्लब मॉस कहते हैं, क्विल वर्ट कहते हैं या फिर स्टोन वर्ट कहते हैं? चलिए लाइकोपोडियम को जनरली किस नाम से जाना जाता है? आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा कि अरे वाह कितने सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और यही जब पेपर देने बैठते हैं तब क्या है, दिमाग इधर उधर घूम जाता है ना। ऐसे तो सॉल्व कर रहे हैं तो लग रहा है अरे कितने सही क्वेश्चन पूछा है। अभी आपको पता है LT ग्रेड का पेपर आपका लगा हुआ है, और जब आपका पेपर आएगा और आप क्वेश्चन देखने बैठते हो तो उस समय ऐसा होता है कि पता नहीं क्या कहाँ चला जाता है दिमाग, है ना। तो उसका रीज़न भी यही होता है, क्योंकि इतना प्रेशर ले लेते हैं हम लोग, और यही हो जाता है कि जो आते हुए क्वेश्चन है वो भी गलत करके चले आते हैं। अभी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि कितने सिंपल से क्वेश्चन पूछा है ना। चलिए अच्छा बताएंगे क्या होगा। लाइकोपोडियम को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? तो सबको पता है ये कहलाता है क्लब मॉस। ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लब मॉस के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर? चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है द ओवलीफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए, पाइनस का बीजांडधर सल्क निम्नलिखित में से किसका भाग होता है? ओवलीफेरस स्केल ऑफ पाइनस ये किसका पार्ट होता है, किसके अंतर्गत देखने को मिलता है? पाइनस के किस स्ट्रक्चर में ये देखने को मिलता है? वैसे आपको यहीं से समझ आ जाएगा, है ना। तो पहला दिया है मेगा स्पोरोफिल में, बी ऑप्शन ओव्यूल में, सी ऑप्शन दिया है माइक्रो स्पोरोफिल में या फिर डॉर्फ सूट में। बताएंगे क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। ओवलीफेरस स्केल किस में देखने को मिलता है? चलिए 81 का राइट आंसर बताएंगे। 81 का ए बता रहे हैं। आइए आगे देखते हैं, और लोग आंसर करिए भाई। कहाँ देखने को मिलता है? चलिए बताएंगे तो ये करेक्ट है, आप बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, मेगा स्पोरोफिल में ही देखने को मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मैंने बोला कि इससे कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, ओव्यूल वाले पार्ट से। ओव्यूल वाले पार्ट से कि ओव्यूल दिख रहा है तो मतलब ओव्यूल ही लगा के चले आए, है ना। शिव कुमार, चलिए ऑप्शन फर्स्ट ही बता रहे हैं तो सही आंसर है। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिफिशियल सैगो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कृत्रिम साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साबूदाना खाते हो ना आप,
तो बताएंगे आर्टिफिशियल सैगो किससे प्राप्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन पाइनस, बी ऑप्शन साइकस, सी ऑप्शन है एफेड्रा और पाम प्लांट। इनमें से किससे कृत्रिम साबूदाना प्राप्त किया जाता है, बताएंगे फटाफट से। चलिए भाई, और सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, आर्टिफिशियल सैगो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कृत्रिम साबूदाना प्राप्त होता है। किस पौधे से कृत्रिम साबूदाना प्राप्त होता है, 82 के लिए बताएंगे राइट आंसर, 82 के लिए ए बता रहे हैं। और लोग बताइए, बी होगा। और बताइए, चलिए बताएंगे। तो कृत्रिम साबूदाना आपका मिलता है साइकस के प्लांट से, ठीक। साइकस, पाइनस किसके एग्जाम्पल हैं, ये आप जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेल बॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, ये संस्था कहाँ पर है, देहरादून में है, कटक में है, शिमला में है या फिर लखनऊ में है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इंस्टीट्यूट कहाँ पर होती हैं, उनका मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी पूछा जाता है आपसे, ठीक। शिव कुमार, आप जब आंसर बता रहे हैं तो ए बी सी मत बताइए, क्वेश्चन नंबर उस पे लिख दिया करिए, ठीक है, कि किसका आंसर बता रहे हैं, किसका बी ऑप्शन बता रहे हैं, किसका सी ऑप्शन बता रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा है तो उस पर आप लिख दीजिए कि 82 का ए, 82 का बी या 83 का जो भी है, ठीक। चलिए बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये देहरादून नहीं है, ये है लखनऊ में। भाई कहाँ चले जा रहे हैं, देहरादून। माना कि देहरादून अच्छी जगह है, घूम के आइए, लेकिन मुख्यालय मत ले जाइए ना, मुख्यालय जहाँ है वहीं ध्यान दीजिए। चलिए ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ में है, ठीक। मैम टेट में आप क्लास लेंगी, अभी फिलहाल आपका जो चल रहा है उसको पढ़ लीजिए, ठीक। टेट भी पढ़ाया जाएगा आपको, बहुत ही अच्छे शिक्षक यहाँ पर सारे के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, तो टेट में भी क्लासेस चलेंगी आपकी। हाँ जी क्लास, चलिए आगे बढ़े। तो इसमें आपका लखनऊ हो जाएगा, ये मुख्यालय कहाँ पर है या ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलिकुआ फ्रूट इज फाउंड इन, सिलिकुला फल किसमें पाया जाता है। चलिए पहला ऑप्शन दिया है कोरोनपस डाइडेनमस में, बी ऑप्शन है रेफनस सटाइवस में, सी ऑप्शन एरुका सटाइवा या फिर ब्रेसिका कंप्रेस्टिस में। चलिए ये साइंटिफिक नेम दिए हैं और आपको इनमें बताना है सिलिकुला फ्रूट जो होता है वो किस में, किसका टाइप है, किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है। आंसर करेंगे 84 के लिए, बताएंगे, कमेंट में देख रही हूँ, बताइए फटाफट से क्या होगा, सिलिकुला फ्रूट किस में पाया जाता है। चलिए भाई बताइए, क्या होगा राइट आंसर। तो ये आपको देखने को मिलता है रेफनस सटाइवस में। अब एक चीज बता दीजिए, ये किसका साइंटिफिक नेम है। चलो भाई फटाफट से आंसर कर दो, रेफनस सटाइवस किसका साइंटिफिक नेम है। चलो मैं देख रही हूँ, बताइए किसका साइंटिफिक नेम है, किस में पाया जाता है। मैंने बता दिया, लेकिन आप ये बताइए कि ये किसका साइंटिफिक नेम है। पढ़े होंगे भाई बहुत अच्छे से, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, आंसर करिए, रेफनस सटाइवस किसका साइंटिफिक नेम है। मैम डी भी तो है, क्या है, मूली, रेडिस, हाँ ठीक है मैम, डी भी तो है, क्या डी है। चलिए ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म इज, मृत जीवी आवृत बीजी कौन सा है, मोनोट्रोपा, कस्कुटा, एविसेनिया या फिर निफेंथस। इनमें से कौन सा एक ऐसा एंजियोस्पर्म है जो सेप्रोफिटिक होता है। सेप्रोफिटिक आपको पता है कि ये ऐसे पौधों ऐसी जगह होता है, मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है ना। चलिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर, 85 के लिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म,
कौन सा है इनमें से सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म कौन सा है, बताइए। 85 के लिए आपका मोनोट्रापा हो जाएगा। ये ऐसी जगह पाया जाता है या ऐसे पौधों से या ऐसे प्लांट या ऐसे ऐसे चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करता है जो ऑलरेडी सड़े गले पदार्थों के आसपास होते हैं, है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेप्रोफिटिक कहा जाता है। मोनोट्रापा हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मायरोसिन ग्लैंड्स आर फाउंड इन विच फैमिली, किस कुल में मायरोसिन ग्रंथियां पाई जाती हैं, मालवेसी में, ब्रेसिकेसी में, लिलिएसी में या फिर रोजेसी फैमिली में। अच्छा, हम जब सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि कुछ स्पेसिफिक फैमिली दी हुई है आपकी, जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि स्पेसिफिक फैमिली के उनके करेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जब सिलेबस आप अगर नहीं देखे हैं तो आप जाइएगा, सिलेबस में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि स्पेसिफिक जो चीज़ें दी हुई हैं उनको डिटेल्स में आपको पढ़ना है। कुछ फैमिली ऐसी दी हुई थी जिनका आपको डिटेल्स वर्जन पढ़ना है, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनका फ्लोरल फॉर्मूला कैसा है, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसे सवाल हैं अगर आपने डिटेल्स में नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो चलिए, मैम आपकी क्लास डेली होगी? हाँ भाई, डेली होती है क्लास और इसी टाइम पे होती है, 11 बजे ही आपकी क्लास होती है। तो बताइए मायरोसिन ग्लैंड्स कहाँ पर देखने को मिलती हैं, किस फैमिली का ये करेक्टरिस्टिक्स फीचर है। तो ये आप पढ़ते हो ब्रेसिकेसी फैमिली में, है ना, ब्रेसिकेसी फैमिली में पढ़ते हैं। अब जब आपको ये ब्रेसिकेसी फैमिली पढ़ाई जाएगी, ये तो अभी पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसके अलावा आप डेली आपकी क्लासेस ऐसे भी चलेंगी जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस आधारित चीज़ें कराई जाएंगी, तो उनमें भी आप उपस्थित रहिएगा, वहाँ पर भी अपनी चीज़ें कंटिन्यू करिएगा तो समझ में आएगा आपको। चलिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेसिकेसी फैमिली में मिरोसिन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए, कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल इनमें से किस में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है निटेंथस में, बी ऑप्शन बाइनोजिया में, सी ऑप्शन है टीनोस्पोरा या फिर नन ऑफ द इबब। बताएंगे कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल इनमें से किसका एक करेक्टरिस्टिक्स फीचर है, किसमें पाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा एग्जाम्पल आपका निटेंथस, ऑप्शन ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर एल्केलॉइड मॉर्फिन इज फाउंड। निम्नलिखित पादपों में से किसमें मॉर्फिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। मॉर्फिन किससे पाया जाता है, किससे निकाला जाता है, क्वेश्चन पूछा है आपसे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एट्रोपा बेलाडोना से, बी ऑप्शन है राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, सी ऑप्शन पपावर सोमिनिफेरम या फिर कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे मॉर्फिन किससे निकाला जाता है, ये तो पता होगा, आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, है ना। बताइए मॉर्फिन किससे निकाला जाता है। तो ये आप पढ़ते हो, किस में आपको देखने को मिलता है, किस प्लांट किसका कैरेक्टर है, किससे निकाला जाता है। ये जनरली आप देखते हो मॉर्फिन नामक एल्कोलाइड सब्सटेंस है, ये निकाला जाता है पपावर सोमिनिफेरम से, पपीता के प्लांट से। ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है, पपावर सोमिनिफेरम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ पपावर सोमिनिफेरम इज यूज टू एक्सक्रीशन ऑफ ओपियम। आप देखिए वही क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया है, लेकिन थोड़ा सा आपसे घुमा के पूछा है। चलिए बताएंगे इनमें से कौन से पार्ट से निकाला जाता है ओपियम। लीफ से, सीड से, राइप कैप्सूल से या फिर अनराइप कैप्सूल से, किससे निकाला जाता है।
पापावर सोमनिफेरम से आप एल्कलॉइड मार्फिन निकालते तो हो, लेकिन वो किस पार्ट से निकाला जाता है ये भी आपसे पूछा गया है। लीफ से निकाला जाता है, सीड से निकाला जाता है, राइप कैप्सूल मतलब पका हुआ कैप्सूल, या फिर अनराइप कैप्सूल से, किससे निकाला जाता है? तो इसमें आपको पता है ऑप्शन डी आपका अनराइप कैप्सूल हो जाएगा। और इससे बनाया क्या जाता है? अगर आपसे पूछा जाए ओपियम से क्या क्या बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, तो इसका कई तरह से यूज होता है ना। इसका यूज दवाइयों के रूप में भी किया जाता है ना, कुछ मादक पदार्थों में भी किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? इनमें से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? फर्स्ट ऑप्शन कस्कुटा, बी ऑप्शन ड्रोसेरा, सी ऑप्शन मोनोट्रापा, या फिर ऑर्कोब्रैंकिया। चलिए बताएंगे भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? इनमें से कौन सा एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है? क्या होगा राइट आंसर? बहुत अच्छे से पढ़े होंगे है ना। चलिए तो आइए देखते हैं। कस्कुटा दिया है, बी ऑप्शन ड्रोसेरा दिया है, सी ऑप्शन दिया है मोनोट्रापा। मोनोट्रापा तो अभी आपने पढ़ा, ये क्या होता है? सेप्रोफिटिक प्लांट होता है ना, सेप्रोफिटिक। और वो भी क्या होता है? एंजियोस्पर्म है भाई, ये भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। अभी आपने ये क्वेश्चन किया ना, ये क्या है? मोनोट्रापा सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म है। उसके अलावा बताएंगे कीट भक्षी पौधा, इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? कीट पतंगों को अपना आहार बनाते हैं। अच्छा, कीटों को ही क्यों खाते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा है जो कीट होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनकी जो बाहरी खोल है वो नाइट्रोजनस युक्त होती है, और उसी को पचा के वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। ये उगते ऐसी जगह पर हैं या ऐसी जगह पर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। जनरली तो प्लांट्स का जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उससे पूरा हो जाता है, लेकिन कई जगह ऐसी मृदा होती है, ऐसी मिट्टी होती है जिसमें नाइट्रोजन कम होती है। तो उसी की पूर्ति के लिए ये क्या करते हैं? ये पौधे फिर बाहर से नाइट्रोजन लेते हैं, और उसका रीज़न यही होता है कि वो कीटों को पकड़ के उनको खाते हैं। और खाते भी ऐसे नहीं है कि पकड़ा खा लिया तुरंत, वो धीरे 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 पूरा क्या करते हैं? उनको गलाते हैं। कीटों की जो बाहरी खोल होती है वो काइटिन की बनी होती है ना, पढ़ा है आपने। काइटिन ऐसा सबस्टेंस होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और उसी नाइट्रोजन को, उसी काइटिन को डिवाइड कर करके ये खाते रहते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि ये सुबह उठेगा और ऐसा कहेगा कि आज चलो आज 10 कीटों को पकड़ेंगे और इनका भोजन बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर इसने एक कीट खा लिया, आपको पता है इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसे घटपर्णी पौधे आप पढ़ते हो ना, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एक कीट इसके अंदर आया और ये चला गया तो ये बंद हो जाता है ना, ये बंद हो जाता है, और ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक ये पूरी तरह से क्या होगा? खत्म नहीं हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि इनका कोई गोल होता है कि चलो आज इतने इंसेक्ट को हम लोग खाएंगे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पर खैर ऑप्शन आपका हो जाएगा ड्रोसेरा। ड्रोसेरा क्या है? एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंथर्स ऑफ विच प्लांट वर कल्चर्ड बाई गुहा एंड माहेश्वरी? माहेश्वरी और गुहा द्वारा किस पौधे का पराग को संवर्धित किया गया था? चलिए, ये दो साइंटिस्ट हैं और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कल्चर किया था एंथर का, और उस एंथर में आपको एग्जाम्पल बताना है कि वो कौन से प्लांट हैं जिनका इन्होंने कल्चर किया था। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ओराइजा सटाइवा, बी ऑप्शन धतूरा इनॉक्सिया, सी ऑप्शन है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, या फिर डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका। चलिए, गुहा और माहेश्वरी ने किस पौधे के पराग कोष का कल्चर किया था, उसको संवर्धित किया था? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? चलिए भाई,
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर। 91 का क्या होगा राइट आंसर। एंथर्स ऑफ विच प्लांट वर कल्चर्ड बाय गुहा एंड माहेश्वरी। गुहा एंड माहेश्वरी ने कौन से प्लांट का कल्चर किया था? तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी, धतूरा इनोक्सिया। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस इज। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? कहाँ से लाया जाता है ऑक्सीजन? चलो भाई, ये क्वेश्चन तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताएंगे कमेंट में। वाटर से लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से लिया जाता है, बोथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नन ऑफ द एबव। ये बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, तो फटाफट से बताओ कहाँ से लिया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन टेकन बाय फोटोसिंथेसिस कहाँ से लिया जाता है, और वो ऑक्सीजन ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने में उपयोग होता है। तो किससे लिया जाता है? वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, बोथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नन ऑफ द एबव। बताइए भाई। ठीक है, बताएंगे क्या होगा यहाँ पर। अच्छा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पूछा है ऐसा कौन सा ऑक्सीजन है जो कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन यूज होता है उसकी बात कर रहे हैं। चलो बताओ क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। नाइन्टी टू के लिए बताइए। 92 के लिए सी बता रहे हैं। सी कैसे हो जाएगा भाई? बोथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो नहीं होगा। आगे बताइए। बोथ तो नहीं होगा। 92 के लिए सी जो बता रहे हैं वो तो नहीं होगा। अब आगे बताइए। ध्यान रखिए किसके लिए पूछा है। इसमें पूछा है आपसे जो ऑक्सीजन ग्लूकोज में यूज होता है वो कहाँ से लिया जाता है। तो वो बेटा याद रखेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड से लिया जाता है। ठीक, वो CO2 से लिया जाता है। ठीक, CO2 से लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से लिया जाता है। यही O2 आगे चल के ग्लूकोज के फॉर्मेशन में यूज होता है। और अगर इसमें आप O2 की बात करें, ऑक्सीजन कहाँ से लिया जाता है ये बताइए। ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? अच्छा ये सही है, पहले सी बताएंगे, फिर अगर वो गलत हुआ तो फिर बी बताएंगे। और 2 ऑप्शन बचे हैं उनमें भी बता दीजिए, जल्दी करा दीजिए, मैम भूख लगी है। अरे भाई आप कौन सा बैठ के, घर पे ही बैठ के तो देख रहे हो। जाइए भोजन लेके आइए और बैठे खाते खाते देखिए, क्लास का आनंद लीजिए, है ना। खाते खाते क्लास का आनंद लीजिए। चलिए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड से लिया जाता है जो कि यूज होता है आगे चल के ग्लूकोज में। ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने पूछा, इसका जवाब दीजिए। ऑक्सीजन कहाँ से लिया जाता है? ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो कहाँ से लिया जाता है? तो वो आपको पता है, वो वाटर से निकाला जाता है ना। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये वाटर से लिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखते हैं। आर्क्यू ऑफ ओपेंसिया इज नाइट इन। नागफनी का रात्रि में आर्क्यू क्या होता है? आर्क्यू वैल्यू ऑफ ओपेंसिया प्लांट का, जिसको नागफनी कहा जाता है, इसकी आर्क्यू वैल्यू रात में कितनी होती है? 0 होती है, 2 होती है, 1 होती है, या फिर मोर देन 1 होती है? बताइए ओपेंसिया का या नागफनी का आर्क्यू वैल्यू जो होती है वो रात में कितनी होती है? तो ये 0 होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट साइटोक्रोम 100 एमिनो एसिड इज
सबसे छोटा जो साइटोक्रोम जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका 100 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन साइटोक्रोम ए, बी ऑप्शन है साइटोक्रोम A3, सी ऑप्शन है साइटोक्रोम बी या फिर साइटोक्रोम सी। फटाफट से क्या होगा राइट आंसर? 100 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ कौन सा साइटोक्रोम होता है? तो ये होता है साइटोक्रोम सी। ठीक, साइटोक्रोम सी होता है जो कि सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट होता है, और इसमें जो अमीनो एसिड के नंबर होते हैं वो होते हैं 100। क्लियर? ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हार्मोन प्रेजेंट इन लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, नारियल के तरल भ्रूण पोष में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? चलिए बताएंगे। एथिलीन होता है, जिब्रेलिन होता है, ऑक्सिन या फिर साइटोकाइनिन। एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, कोकोनट के एंडोस्पर्म में, और वो भी कौन से एंडोस्पर्म में? लिक्विड वाले में। ठीक है, उसमें कौन सा हार्मोन होता है? आप पढ़ते हो नारियल में दो टाइप के एंडोस्पर्म पढ़ते हैं, एक जो ठोस होता है और एक तरल होता है। तरल वाला जो उसका जब आप पढ़ते हो ना, जैसे नारियल पानी पीते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक तो आप नारियल वाला पानी पी लिए है ना, और दूसरे वो जो गरी होती है वो भी एंडोस्पर्म का ही पार्ट होता है। ठीक, तो चलिए बताएंगे यहाँ पर। अच्छा, सारे काम क्लास के टाइम पे ही होते हैं। मैम आपकी क्लास कब तक चलेगी? कपड़े वॉश करने हैं, सारे काम आपको इसी टाइम पे करने हैं, है ना? पढ़ लो चुपचाप। चलो बताओ क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट में कौन सा, वो भी लिक्विड में पूछा है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर बताएंगे साइटोकाइनिन हो जाएगा। साइटोकाइनिन लिक्विड एंडोस्पर्म में पाया जाने वाला हार्मोन है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हार्मोन प्रेजेंट इन ये सेम क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन ही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद या अंतिम प्रोडक्ट कौन सा होता है? फटाफट से बताओ क्या है लास्ट में? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में लास्ट में क्या बनता है? C2H2OH बनता है, या फिर पायरुविक एसिड बनता है, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ग्लूकोज बनता है? फटाफट से बताओ। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, फिर चलते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? क्या बनता है बताइए फटाफट से। पायरुविक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, C2H2OH बनता है, या फिर ग्लूकोज बनता है? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए बताइए भाई क्या बनता है? तो यहाँ पर बताएंगे पायरुविक एसिड बनता है ना। और पायरुविक एसिड के कितने अणु बनते हैं? कितने बनते हैं? कितने नंबर ऑफ अणु बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के? फटाफट से आंसर करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है आपसे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले कारक कौन से हैं, या कौन कौन हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं? पहला ऑप्शन एजोला, बी ऑप्शन ई कोलाई, सी ऑप्शन साइनोबैक्टीरिया, एंड फोर्थ दिया है एजोस्पिरिलम। ठीक, अब इनमें आपको बताना है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पहले में दिया है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ओनली, बी ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड ओनली, सी ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, एंड डी ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलो भाई बता दो फटाफट से क्या हो जाएगा राइट आंसर। 97 के लिए बताएंगे दो मॉलिक्यूल बनते हैं, हाँ पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। चलिए बताइए इसमें क्या होगा राइट आंसर। 97 के लिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। इनमें से कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं? 1 3 4 और आगे बताइए। और लोग आंसर करिए भाई, और लोग खाना खाने चले गए क्या? आंसर करिए 97 के लिए क्या होगा राइट आंसर।
तो देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जिनको कहा जाता है ना। इसमें एल्गी भी होती हैं, फंजाई भी होते हैं, कुछ ऐसे अलग से ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जिनको बीजीए कहा जाता है वो भी देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम्पल में आपसे पूछा है एजोला, ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया या फिर एजोस्पिरिलम, बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। अच्छा तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, वैसे तो आप सही बता रहे हो, एक अजोला होता है, साइनोबैक्टीरिया भी होता है, एजोस्पाइरिलम भी होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यहाँ पर देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और फिर आंसर गलत हो जाता है। जरूरत पड़ने पर ई कोलाई भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो यहाँ पर चूंकि आपका ऑप्शन दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसी को लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर अपवाद है और थोड़ी सी भी संभावना है तो हमको वो लेके चलना है जो कि गलत ना हो हमारा, है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। जनरली ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया है तो ये ध्यान रखेंगे ई कोलाई भी आपका जरूरत पड़ने पर ये काम आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक, आवश्यकता पड़ने पर ई कोलाई भी नाइट्रोजन को स्थिर करने की योग्यता रखता है, तो ये भी लगाएंगे आप। चूंकि ऑप्शन अगर आपका दिया है तो वो आपको लेके चलना है, ठीक है। अगर ऑप्शन नहीं दिया होता तो बात अलग होती। तो ऑप्शन यहाँ पर आप क्या लगाओगे? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। चलिए इनमें से बताइए कौन सा एक पेयर है जो कि करेक्टली मैच नहीं है। आइए देखते हैं। पहला दिया है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये दिया है रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, बी ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस में सी ऑप्शन राइबोसोम, ये दिया है ट्रांसपिरेशन में, एंड सेल वॉल दिया है ऑस्मोसिस में। चलिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। 98 के लिए बताइए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या? रेस्पिरेशन में ये पार्टिसिपेट करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या? फोटोसिंथेसिस करवाता है। तीसरा दिया है राइबोसोम, राइबोसोम क्या? ट्रांसपिरेशन में उपयोगी होता है। या फिर सेल वॉल ऑस्मोसिस के लिए सही नहीं है। यहाँ पर बताएंगे फटाफट से क्या होगा राइट आंसर। 98 के लिए सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही। राइबोसोम, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, है ना। ये क्या काम करता है? ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ना कि ट्रांसपिरेशन में। प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है इसका, प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है, ना कि ट्रांसपिरेशन में। तो ये आपका गलत मैच है। बाकी आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, क्लोरोप्लास्ट का काम ही होता है फोटोसिंथेसिस करना, और कोशिका भित्ति ये भी ऑस्मोसिस में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट जो हो जाएगा, आपसे नॉट करेक्टली मैच पूछा था तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ विच रिएक्शन। राइबोसोम्स किसके लिए? अभी देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। अगर बेसिक चीज भी पता है तो सीधे सीधे, और ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना। अब अगर इस आधार पर अगर पेपर का एनालिसिस करें तो आपको पता है कि पेपर बहुत टफ नहीं आता है, बस चीजें आपको क्लियर हों, पॉइंट टू पॉइंट अगर चीजें क्लियर हैं तो बहुत आसान पेपर आता है, जैसा कि आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो बताएंगे राइबोसोम का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में, फैट सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में, या फिर रेस्पिरेशन में क्या काम होता है? बताइए क्या काम होता है। तो अभी हमने देखा फोटोसिंथेसिस तो बिल्कुल नहीं होता है ना, फैट सिंथेसिस भी नहीं होता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ये प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है। 99 के लिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी कैन बी ओवरकम बाई। लैंगिक असंगति को दूर किया जा सकता है किसके द्वारा? ओव्यूल कल्चर के द्वारा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा, इन विट्रो पॉलिनेशन के द्वारा, या फिर पॉलन कल्चर के द्वारा। बताएंगे फटाफट से। सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी को किसके द्वारा ओवरकम किया जा सकता है, किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो लैंगिक असंगति मतलब कि कुछ ऐसी समस्याएं जो कि
लैंगिक जनन में हो रही हैं, तो इनको दूर किया जाता है किसके द्वारा? विट्रो पॉलिनेशन करके, इन विट्रो पॉलिनेशन करके सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी को दूर किया जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए म्यूटेशन? इनमें से कौन सा एक म्यूटेशन है? नाइट्रोसोग्वानिडीन, बी ऑप्शन है कॉल्चिसिन, सी ऑप्शन है एस्कुलिन, या फिर डी ऑप्शन एकिडियोन। बताइए इनमें से कौन सा एक म्यूटेशन की तरह काम करता है? ऑप्शन क्या होगा यहाँ आपका? राइट आंसर बताएंगे फटाफट से, और थोड़ा सा जल्दी बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम कम है। फटाफट से बताएंगे, क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। चलिए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो म्यूटेशन अगर बात करें ये होते क्या है, तो ऐसे सबस्टेंस जो क्या करते हैं, म्यूटेशन की रेट को बढ़ा देते हैं, है ना, उत्परिवर्तन की रेट को बढ़ा देते हैं। तो बताएंगे क्या होगा राइट आंसर इसमें? 120 क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं, है ना। चलिए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये क्या है? ये एक म्यूटेशन की तरह काम करता है और ये म्यूटेशन की रेट को बढ़ा देता है। ऑप्शन ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जेनेटिक मटीरियल ऑफ TMB इज, टोबैको मोज़ेक वायरस का जेनेटिक मटीरियल क्या होगा? मैम अब कल करा दीजिए भाई, ये 120 क्वेश्चन है, इसको करके ही खत्म करेंगे। चलिए फटाफट से बताइए, TMB वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? क्रोमोसोम, DNA, RNA, या फिर नन ऑफ द एबव? जल्दी जल्दी बताइए, क्वेश्चन को खत्म करते हैं, बढ़ते हैं आगे, कल आपका नया सेट करवाएंगे ना। चलिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर? इनमें से कौन सा एक बताएंगे जेनेटिक मटेरियल है किसके अंदर? TMB वायरस के अंदर, है ना। टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं इसको। फटाफट से बताएंगे कौन सा एक इसके अंदर पाया जाता है। तो TMB वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, RNA होता है। ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, सिट्रस कैंसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सिट्रस कैंसर किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑप्शन बैक्टीरियल डिसीज है, बी ऑप्शन वायरल डिसीज है, सी ऑप्शन फंगल डिसीज है, या फिर एल्गल डिसीज है? फटाफट से बताएंगे। सिट्रस कैंसर किसके द्वारा होने वाला एक रोग है? बताइए, सिट्रस कैंसर किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो यह एक जीवाणु जनित बीमारी है, बैक्टीरियल डिसीज है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एरेकाइमा इज वेरी एक्सटेंसिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किस में एरेकाइमा बहुतायत में मिलता है, बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है? जीरोफाइट्स में देखने को मिलता है, हाइड्रोफाइट्स में, इपीफाइट्स में, या फिर मीजोफाइट्स में? एरेकाइमा क्या होता है पहले तो ये देखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि ये किन में देखने को मिलता है। तो एरेकाइमा ऐसे सेल्स होते हैं या ऐसे ऊतक होते हैं जो कि उनके अंदर वायु को या एयर को भरने की क्षमता होती है। तो बताइए किस में होता है? और ये काम कहाँ करेंगे? ऐसे जगह काम करेंगे जहाँ पर वाटर है, और वाटर में रहने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। क्लियर? तो हाइड्रोफाइट्स में होते हैं और इनका काम क्या होता है? ये एरेकाइमा टिश्यूज क्या करते हैं, इनके अंदर हवा भर जाती है और जनरली जो पौधे तैरते रहते हैं सतह पे वो इन्हीं सेल्स इन्हीं टिश्यूज के प्रेजेंस की वजह से होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से बताइए कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? अगेन वही मैचिंग वाला क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे। पहला ऑप्शन है निफेंथस, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। निफेंथस के लिए दिया है कि यह एक तरह का इंसेक्टिवोरस प्लांट है। बी ऑप्शन दिया है ओरोबैंकी, ये जीरोफिटिक प्लांट है। सी ऑप्शन कस्कुटा, पैरासिटिक प्लांट है। एंड लास्ट ऑप्शन दिया है यूट्रिकुलेरिया, ये हाइड्रोफिटिक प्लांट है। तो फटाफट से बताइए इसमें से कौन सा एक राइट ऑप्शन नहीं है? क्या होगा राइट ऑप्शन यहाँ पर? चलिए भाई बताइए इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ठीक है, तो निफेंथस को आपने पढ़ा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। और ओरोबैंकी ये जीरोफिटिक प्लांट नहीं होता है, यही आपका क्या है?
इनकरेक्ट हो जाएगा। ये जीरोफिटिक नहीं होता है बल्कि आपका परजीवी पौधा होता है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका इनकरेक्टली मैच है। ये परजीवी पौधा होता है, पैरासिटिक प्लांट होता है, कस्कुटा भी पैरासिटिक होता है और यूट्रिकुलेरिया हाइड्रोफिटिक प्लांट होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमंग्स द फॉलोइंग विच प्लांट इज कंप्लीटली डिवोटेड ऑफ रूट। निम्नलिखित में से कौन सा पादप पूर्ण रूपेण जड़ रहित होता है, मतलब उनमें जड़ नहीं पाई जाती हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा पौधा है जिसमें पूर्ण रूप से जड़ नहीं होती हैं, मतलब जड़ रहित पौधा है। फर्स्ट ऑप्शन एजोला, बी ऑप्शन हाइड्रिला, सी ऑप्शन है सिटेरोफिलम या फिर डी ऑप्शन वेलिसनेरिया। फटाफट से बताएंगे जड़ रहित पौधा इनमें से कौन सा है। एग्जाम्पल पूछा है सीधा सीधा आपसे, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सिटेरोफिलम। ऑप्शन सी, ये एक जड़ रहित पौधा है। ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अगेन मैचिंग वाला क्वेश्चन है। चलिए नॉट पूछा है, ठीक है, इनमें से कौन सा एक ऐसा मैच है जो सही नहीं है। आइए, पहला दिया है हर गोविंद खुराना, इनके लिए दिया है मॉडल ऑफ सिंथेटिक जीन। हरविंद खुराना ने संश्लेषित जीन का मॉडल दिया था, क्या ये सही है। बी ऑप्शन दिया है वॉटसन एंड क्रिक, इनके लिए दिया है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। सी ऑप्शन दिया है रॉबर्ट कोच, इन्होंने ब्लड ग्रुप को बताया। एंड डी ऑप्शन ग्रेगर जॉन मेंडल लॉ ऑफ हेरिडिटी को बताया। तो बताइए फटाफट से क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो आइए, हरविंद खुराना को मॉडल ऑफ सिंथेटिक जीन करेक्ट है, ये सही बात है, इन्होंने ही बताया था। बी ऑप्शन वॉटसन एंड क्रिक पढ़ते ही आ रहे हैं, है ना। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो वॉटसन एंड क्रिक्स के द्वारा दिया गया है। रॉबर्ट कोच, ये ब्लड ग्रुप की खोज रॉबर्ट कोच ने नहीं की थी, बल्कि किसने की थी, लैंड स्टीनर नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। फोर्थ है जॉर्ज मेंडल, इन्होंने मेंडल के नियमों में लॉ ऑफ हेरिडिटी पढ़ते हैं, तो ये सही है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा रॉबर्ट कोच, क्योंकि कोच साहब ने ब्लड ग्रुप की खोज नहीं की थी, बल्कि ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो लैंड स्टीनर नाम के साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ही ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। अगर आप बात करते हो रॉबर्ट कोच ने, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए तो इन्होंने कॉलेरा और जो टीबी है उसके लिए बहुत सारा वर्क किया है और उसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू मेक न्यूमरस कॉपीज ऑफ ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए क्विकली एंड एक्यूरेटली। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी विधि डीएनए के एक अमुक टुकड़े से उसी प्रकार के असंख्य टुकड़ों को शीघ्र और सही बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। मतलब डीएनए का एक फ्रेगमेंट है और उसी की कॉपी बनाने के लिए कौन सा यूज होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ट्रांसक्रिप्शन, बी ऑप्शन है ट्रांसलेशन, सी ऑप्शन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर डी ऑप्शन लाइगेज चेन रिएक्शन। तो क्लियर है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए भाई, तो सीधे सीधे आपको पता है क्या करना है, एक ही पार्ट से कई सारे न्यूमरस मतलब अनगिनत टुकड़े को वैसे ही कॉपी बनाना है और ये होता है जनरली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज फाउंड इन, डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ पर देखने को मिलता है। स्मॉल पॉक्स वायरस में, नेक्स्ट है वाउंड ट्यूमर वायरस में, सी ऑप्शन टोबैको मोज़ेक वायरस में या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस में। किसके जेनेटिक मटेरियल के रूप में डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है, ध्यान रखेंगे डीएनए नहीं आरएनए पूछा है, ठीक। चलिए भाई बताएंगे, डीएनए नहीं पूछा है यहाँ पर, डबल स्टैंडर्ड आरएनए पूछा है। ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है वाउंड ट्यूमर वायरस के अंदर। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है और आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द एंजाइम विच कैन कट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इनटू सेगमेंट्स इज नोन एज, एक ऐसा उत्प्रेरक जो कि डीएनए के अणुओं को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर सकता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए लाइगेज है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, या फिर डीएनए गायरेज है? बताइए इनमें से कौन सा वो मॉलिक्यूल है जिसमें कह सकते हैं डीएनए को सेगमेंट के रूप में काटा जाता है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? द एंजाइम विच कैन कट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इनटू सेगमेंट्स इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है उसको? तो इसको जानते हैं जनरली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम से जाना जाता है। ये डीएनए को फ्रेगमेंट में काटने का काम करता है। ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट इज कॉज्ड बाय, मूंगफली में टिक्का रोग का कारण कौन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्यूजेरियम, बी ऑप्शन है कोलेट्राइकम, सी ऑप्शन अल्टरनेरिया, या फिर सार्कोस्पोरा। चलिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट किसके द्वारा होता है? मूंगफली में जो टिक्का रोग है उसका कारण कौन होता है? तो ये रेड डॉट ऑफ शुगरकेन, इसी की वजह से कह सकते हैं ये इसी की स्पीसीज होती है। ठीक है, आप बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका सर्गोस्पोरा। ऑप्शन डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर एस आर कश्यप वॉज, कौन थे प्रोफेसर एस आर कश्यप? ये माइकोलॉजिस्ट थे, मतलब कि कवक विज्ञानी थे, ब्रायोलॉजिस्ट थे, पेल बॉटनिस्ट थे, जीवाश्म विज्ञान में इन्होंने काम किया था, या फिर एल्गोजोलिस्ट थे, मतलब शैवाल विज्ञानी थे। एस आर कश्यप ने किस क्षेत्र में काम किया था? बताइए फटाफट से क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो एस आर कश्यप ने, इन्होंने ब्रायोफाइटा के ऊपर काम किया था। ठीक है, इन्हें ब्रायोविज्ञ के नाम से जाना जाता है, ब्रायोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विथ एक्सटिंक्ट प्लांट इज कॉल्ड एज, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो विलुप्त पौधों को बताती है किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है साइटोलॉजी, बी ऑप्शन है पेल बॉटनी, सी ऑप्शन है मार्फोलॉजी, या फिर इकोलॉजी। चलिए बताएंगे। एक्सटेंट हो चुके हैं, मतलब कि वो धीरे धीरे क्या है, खत्म, विलुप्त होने की कगार पे हैं। तो इनका जनरली हम जो जनरली अध्ययन जो कहते हैं, है ना, वो जीवाश्म विज्ञान में करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका विज्ञान में सेल के बारे में पढ़ते हैं, आकृति विज्ञान में आप पढ़ते हो स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, और इकोलॉजी में आप इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हो, इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइनोबेसिक स्टाइल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, गाइनोबेसिक स्टाइल किसकी विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन पोएसी फैमिली, बी ऑप्शन लिलिएसी फैमिली, सी ऑप्शन सोलेनेसी फैमिली, या फिर लेमिएसी फैमिली। गाइनोबेसिक स्टाइल किसका एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है? चलिए बताएंगे। तो ये आपको देखने को मिलता है लेमिएसी फैमिली में। ऑप्शन डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, अभी आपने ये पढ़ा था, डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? बताइए। वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, जैकब एंड मोनोड के द्वारा, ग्रिफिथ के द्वारा, या फिर एच.जी. खुराना के द्वारा? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये किसके द्वारा दिया गया है? तो अभी हमने ये क्वेश्चन किया, वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोहलर एंड मिल्सन डेवलप द मेथड फॉर, कोहलर एंड माइस्टीन ने किस विधि का विकास किया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए? बताया इन्होंने। बी ऑप्शन गोल्डन राइस प्रोडक्शन के लिए इनको जाना जाता है, सी ऑप्शन है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, या फिर फ्लेवर सेवर टोमेटो प्रोडक्शन के लिए इनको जाना जाता है। चलिए बताएंगे कोहलर और माइलस्टीन ने किस विधि का
किस विधि के लिए इनको जाना जाता है, इन्होंने किस चीज में काम किया है, पोलर एंड माइस्टीन। तो इन्होंने क्या किया है, मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी है उनकी विधि को विकसित किया है। ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के बारे में इन्होंने बताया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किसके द्वारा खोजी या विकसित की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है एलेक जेफरी के द्वारा, बी ऑप्शन ए कोहनबर्ग के द्वारा, सी ऑप्शन है मैरिस विल्किंस के द्वारा, या फिर मेल्सन एंड स्टॉल के द्वारा। चलिए बताएंगे फटाफट से क्या होगा राइट आंसर। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये पूछा जाता है बहुत आपसे। ये कौन साइंटिस्ट थे, तो एलेक जेफरी नाम के साइंटिस्ट ने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को विकसित किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसको कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है करोली एर्की को, बी ऑप्शन एडवर्ड जेनर को, सी ऑप्शन जॉन मिंडल को, ग्रेगर जॉन मिंडल, या फिर डी ऑप्शन कैरी मुलिस को। चलिए भाई फटाफट से बताइए फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसको कहा जाता है, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर बताएंगे। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किस साइंटिस्ट को कहा जाता है, तो इसमें नाम आता है करोली एर्वी का। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। ग्रेगर जॉन मेंडल को किसका पिता कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जेनेटिक्स के लिए जाने जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है लीडरबर्ग एंड टॉटम के द्वारा, बी ऑप्शन जिंडर एंड लीडरबर्ग के द्वारा, सी ऑप्शन है वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा, एंड डी ऑप्शन है हर्से एंड चेस के द्वारा। चलिए भाई फटाफट से बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर। जीवाणु में कॉन्जुगेशन की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा खोजी गई थी, ठीक है, बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो ये खोजा गया था लीडरबर्ग और टॉटम के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीनियस गेव ए सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड, लीनियस द्वारा नाम पद्धति सिस्टम को दिया गया था, वो कौन सी नाम पद्धति सिस्टम है। बाइनोमियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम, या फिर फिलोजेनेटिक सिस्टम। चलिए इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आप पढ़ते हो जो कि कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था, और इसमें होता क्या है, तो किसी भी जीव का, किसी भी प्लांट्स का जो जेनेटिक नेम होता है, सॉरी जो साइंटिफिक नेम होता है, वो इसी आधार पर डिसाइड किया गया है। इसमें दो नाम होते हैं, जैसा कि आपको पता है द्विपद नाम पद्धति कहा जाता है ना। पहला जो होता है वो जीनस को शो करता है, और दूसरा जो नाम होता है वो उसकी स्पीसीज को शो करता है। तो जीनस और स्पीसीज को बताया था इन्होंने। जीनस और स्पीसीज लिखने में कुछ करेक्टर भी बताए थे। उसमें आपने पता है आपको कि जो जीनस का पहला अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और जो स्पीसीज का पहला अक्षर होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। उसके साथ साथ इन दोनों शब्दों के नीचे हमेशा अंडरलाइन किया जाएगा, जो कि ये नॉमेनक्लेचर के रूल में आप पढ़ते हो, ठीक है। तो ये रही आज आपकी श्रृंखला। आई होप कि ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। बाकी कल से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और भी जो मॉडल पेपर हैं उनके क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। उसके अलावा आपके लिए कुछ सूचनाएं हैं। आपको संघर्ष बैच के नाम से यहाँ पर यूपी टेट प्राइमरी लेवल के लिए 2026 में जो आपका यूपी टेट होने वाला है उसके लिए लगातार क्लासेस चल रही हैं ऐप पे, तो आप ऐप को डाउनलोड करिए। उसके अलावा आप यहाँ पर भी हमारे चैनल से जुड़कर कंटिन्यू अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक। प्राइमरी लेवल का भी है और इसमें आपका जूनियर लेवल का भी है, ठीक है। प्राइमरी और जूनियर दोनों लेवल का आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा और कौन कौन से कोर्सेज हैं अगर मैं बात करूं तो हमारा
कोर्सेज में आपको टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड बायोलॉजी और सब्जेक्ट का भी सारा मिल जाएगा। जीआईसी के लिए यूजीसी नेट और जेआरएफ की क्लासेस भी यहाँ पर लगातार चल रही हैं, ठीक है। सीटेट, यूपीटेट, एसटेट, DSSB, बीपीएससी और एनवीएस, केवीएस और ईएमआरएस, इन सब के लिए सभी सब्जेक्टों की क्लासेस आपके लिए चलाई जा रही हैं बेहतरीन तरीके से, और सारे के सारे बेहतरीन टीचर हैं जो आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ अपने जितने भी यार दोस्त मित्र हैं सबके पास शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। ये हमारा द स्मार्ट विजन क्लासेस के नाम से आपको प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से चलाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी और एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ मिल जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि चलिए ये क्लास आपको कैसी लगी ये अपने कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे कल इसी समय पर 11 बजे आपकी क्लास होगी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।